जी, तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि अपने बच्चों को एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो उनके पेपर के लिए हेल्पफुल हो। ये भी वीडियो इसी तरह के आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसको अपने गौर से देखिएगा। देखिए जी, पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा एमडी कैट के पेपर में, वो सबसे पहले वोकैब्युलरी बेस्ड होगा। वोकैब्युलरी का क्वेश्चन आएगा और वोकैब्युलरी के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि यार वोकैब्युलरी में कोई वर्ड डिफिकल्ट या ईज़ी नहीं होता, वो फ़ैमिलियर होता है या अनफ़ैमिलियर होता है। तो वर्ड को फ़ैमिलियराइज़ करने के लिए आपको उसे गेस करना है कि इसका क्या मीनिंग होगा। गेस टेक्निक्स मैंने आपको बहुत बताई हुई है, डिटेल के साथ बताई हुई है कि आपने उसकी मॉर्फ़ोलॉजी चेक करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करना है, फिर आपने उसकी टोन ऑफ द वर्ड से भी चेक करना है। और अगर आप जब मीनिंग याद हो जाए, पता चल जाए, फिर आपने उसको रिटेन कैसे करना है? रिटेन का मतलब ये है कि उस वर्ड के मीनिंग को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हाउ यू कैन कीप इन योर माइंड। उसके लिए हमने एसोसिएशन की टेक्निक पढ़ी, उसके लिए हमने एसोसिएशन के साथ हमने ग्रुपिंग की टेक्निक पढ़ी और फिर हमने मेकिंग सेंटेंस मेक सेंटेंस यानी सेंटेंस में बनाकर उस वर्ड को याद करने की टेक्निक को पढ़ा हमने। फिर हमने क्लोज़ टेस्ट के बारे में पढ़ा। क्लोज़ टेस्ट असल में सेंटेंस कंप्लीशन है, ये बहुत से क्वेश्चन आए। सेंटेंस कंप्लीशन आपका ग्रामर बेस्ड हो सकता है, यानी वो सेंटेंस ग्रामर हो और उसमें ग्रामर का पॉइंट पूछा हो। उसके अंदर ग्रामर बेस्ड से मुराद यहाँ पर वोकैब बेस्ड आ सकता है या अब यहाँ पे वोकैब्युलरी बेस्ड। अब देखिए 2 दफा ग्रामर आ गया तो हम कहते हैं ये लॉजिकल बेस्ड है। इसमें लॉजिक इन्वॉल्व होती है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आपको दिया गया होगा, उसमें लॉजिक इन्वॉल्व होगी। कोई भी सेंटेंस जो आपके पेपर में आएगा, वो लॉजिक के बगैर नहीं होगा, क्लू के बगैर नहीं होगा, हम इस पे बात कर चुके हैं। ग्रामर के अंदर ग्रामर का पॉइंट होगा, वोकैब्युलरी के अंदर एक ऐसा वर्ड होगा, जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप सेंटेंस के अंदर उसको पढ़ेंगे, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग समझ लग जाएगा। ये वीडियो आपको बता रही है कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज़ कीजिएगा। जो आपको समझ लगे ये मुझे पॉइंट नहीं समझ लगा, फ़ौरन मुझे टेक्स्ट करें कि सर ये पॉइंट तो हमने नहीं डिस्कस किया या ये मुझे याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर हम उसको आगे बात करेंगे और इसकी वीडियोज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। करेक्शन के हवाले से जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा करेक्शन वर्ड की बेस पर होगी, वर्ड की मतलब वर्ड की सतह पर होगी, उसमें वर्ड की प्रॉब्लम होगी, फ्रेज़ के बारे में होगी, क्लॉज़ के बारे में होगी। अब ये जो वर्ड फ्रेज और क्लॉज है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि हर वर्ड का एक नाम होता है, उसका फंक्शन होता है। जैसे वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और उसका एक फंक्शन होगा। अब मेक श्योर करें कि आपको इनके वर्ड, इनके फंक्शन पता है। फिर जैसे ही 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड बनते हैं, तो वो फ्रेज बन जाते हैं। फ्रेज के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज कैसे बनता है, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और नाउन फ्रेज के बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो प्रेपोज़िशन फ्रेज़ कौन-सी होती है, प्रेपोज़िशन फ्रेज़, फिर एडजेक्टिव फ्रेज़ और इसके बाद आपको एडवर्ब फ्रेज़ के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए, ये चीज़ें कौन-कौन सी हैं। इसी तरह से जैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ऐड होता है, वो क्लॉज़ बन जाती है और जैसे ही कोई चीज़ क्लॉज़ बनती है, तो आपने देखना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये क्लॉज़ इंडिपेंडेंट है या कि डिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होती है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाता है। ये कौन-कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं और अगर आपको नहीं आता, डू आस्क मी कि सर ये मुझे क्लियर कर दें। इसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ का मतलब ये है कि वो क्लॉज़ जिससे पहले कोई कंजंक्शन लग जाए। कौन-सी कंजंक्शन? ए व्हाइट बस वाली कंजंक्शन। जैसे ही ए व्हाइट बस वाली कंजंक्शन उस पे लग जाएगी, ए व्हाइट बस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ऑल्दो, आफ्टर और एज़ और ये डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड, इफ वाले, दो वाले, इवन दो वाले और सिंस वाले। कि जैसे ही किसी सब्जेक्ट वर्ब से के बाद लग जाएँगे, वो क्लॉज़ डिपेंडेंट हो जाएगी और डिपेंडेंट क्लॉज़ सेंटेंस नहीं होता। ये डिपेंडेंट क्लॉज़ या नाउन क्लॉज़ होती है या एडजेक्टिव क्लॉज़ होती है, एडवर्ब क्लॉज़ होती है। ये बातें आपको फिंगर टिप्स पर पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो समझें कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती और ये आपने सोचिए पूछिएगा मुझसे कि सर ये मुझे क्लियर नहीं आता। इसके बाद ये जो यूसेज है, यूसेज से मुराद ये है कि सेंटेंस में कैसे वर्ड आ रहे होते हैं, कैसे कौन-सा वर्ड किस तरह यूज़ करना होता है। इस हवाले से या मिस्टेक नाउन की होती है या आर्टिकल की होगी या प्रोनाउन की होगी। नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन या यहाँ पर आप एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की मिस्टेक या इसके बाद आप वर्ब की मिस्टेक होगी, एडवर्ब की मिस्टेक होगी या प्रेपोज़िशन की या कंजंक्शन की मिस्टेक होगी और या इंटरजेक्शन की मिस्टेक होगी।
पूरे पेपर के अंदर देखें, कोई पेपर होगा उसके अंदर ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं में से एक मिस्टेक होगी, इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। और ये चीज़ें जो आपके वक़्तन-फ़वक़्तन जो आपको पार्ट 1 के तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझनी है, वो सबसे पहले अपने वर्ब के ऊपर फ़ोकस करना है। वर्ब के बारे में आपको क्या कुछ पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ब है, वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। आपको गारंटी बतानी है कि ये वर्ड सिंगुलर, जैसे अगर मैं प्ले की बात करता हूँ, तो हमने फ़ौरन बताना है कि ये प्ले सिंगुलर है या प्लूरल। तो जिसके साथ एस नहीं लगा होता, वो प्लूरल होता है, जिसके साथ एस लगा होता है, वो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है। ये 5 सिंगुलर वर्ब हैं। 5 प्लूरल वर्ब हमने डिस्कस भी किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं आता, डू आस्क मी, इसका मतलब कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। फिर वर्ब रेगुलर होता है या इर्रेगुलर, जो वाला वर्ड डी और ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाता है, वो रेगुलर है, और जो नहीं बनाता तो वो इर्रेगुलर है। इसकी डिटेल आपको आनी चाहिए। पॉजिटिव वर्ब जैसे लेट, मेक, हेल्प होता है, इसके बाद एक वर्ब आता है और वो वर्ब डिफरेंट फॉर्म में जाता है, आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस तरह से सब्जेक्टिव वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जो टाइम एंड स्पेस से आउट होते हैं। ना वो किसी टेंस के बारे में होता है, लेकिन वो जनरल फीलिंग के बारे में एक सपोजिशन बता रहे होते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मफरूज़ वाली बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं आपकी जगह पर नहीं हो सकता। तो ये सब्जेक्टिव होती हैं, और मतलब मैं डिमांड, डिज़ायर का इज़हार करूँ जो फौरी तौर पे पूरी नहीं हो सकती, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और ये सब्जेक्टिव वर्ब की बेस फॉर्म के साथ भी आता है और ये डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में अगर क्लियर नहीं है, प्लीज़ डू आस्क मी, इसको हम बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, इनके बाद उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने होते हैं, जैसे बिज़ीड हिमसेल्फ, एन्जॉयड योरसेल्फ। कुछ वर्ब रिफ्लेक्सिव होते हैं, कुछ वर्ब रिफ्लेक्सिव नहीं होते। जैसे द वर्ब ऑफ सेंसेस सी, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, वर्ब ऑफ सेंसेस है, उनके बाद हमेशा वर्ब आता है। वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, बेस फॉर्म आता है, इसके ऊपर आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद आपका टू सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स आ जाएँ, तो उनके दरमियान एंड लग सकता है, उनके दरमियान प्रीपोज़िशन लग सकती है, उनके साथ उनमें रिलेटिव कोरिलेटेड कंजंक्शन लग सकता है। फिर वर्ब कौन-सा आएगा, इसके बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हू, व्हिच, दैट है, इसके पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। ये चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं आती? प्लीज़ डू टेल मी, अगर आपको आती है, इसका मतलब आपको रूल आता है। इसके बाद वन ऑफ माय बुक्स वाला रूल, वन ऑफ माय फादर्स वाला रूल अगर आपको याद हो, वन ऑफ माय ब्रदर्स वाला रूल, तो ये 3 चीज़ें ही उधर 3 चीज़ रूल है इसके अंदर, वन ऑफ माय बुक्स इज़ लॉस्ट, लेकिन वन ऑफ माय बुक्स दैट आर लॉस्ट, और वन द ओनली वन ऑफ माय बुक्स, तो फिर इज़, चाहे आप जो मर्ज़ी हू, व्हिच, दैट भी लगा दें। ये रूल प्लीज़ आपको क्लियर होने चाहिए। इस तरह से आपको कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, जो देखने में प्लूरल लेकिन असल में सिंगुलर होते हैं, देखने में सिंगुलर लेकिन प्लूरल होते हैं। कुछ हमेशा सिंगुलर, कुछ प्लूरल। जैसे एथिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल्स की बात करेगा तो प्लूरल होगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स, अगर मैं हिज मैथमेटिक्स की बात करूँ, उसका मतलब उसकी क्वालिटीज़ हैं, तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट्स हैं जो एक्सेप्शंस के साथ आते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन की बजाय वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से बात की हुई है। इफ यू डोंट नो, प्लीज़ डू आस्क। स्पैन वाला रूल, सम preposition sorry sum और प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, ऑल और मेजॉरिटी, ये ऑफ से बाद वाले जो नाउन होंगे उसके मुताबिक वर्ब यूज करेगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये स्पैम वाले रूल। ये चीजें अगर आपको, ये प्लीज इसको रिवाइज करें, पूछें मुझसे, सर ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर नहीं है, तो इन चीजें, ये कम से कम मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड है, ये चीजें आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर लाजमी आने चाहिए। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेल मी कि सर ये चीज़ें मुझे आती हैं और ये चीज़ें मुझे नहीं आती। क्लियर हो गया जी? लेनी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, और इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि बाकी चीज़ें कितनी-कितनी आती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।